स्वागत है आपका अपने चैनल गांव जंक्शन में। और आज हम बात करेंगे नई सरकार से नई उम्मीदों की। वो उम्मीदें जो जनता अपने मन में रखे है, जिसे लेकर उसने अपना वोट किया था, और अब मौका आ गया है सरकार के लिए जनता की उन उम्मीदों को पूरा करने का। तो आखिर वो उम्मीदें क्या हैं? खासतौर से ग्रामीण भारत की उम्मीदें, किसानों की उम्मीदें, ये हम जानेंगे आज ICAR के मेज इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर साईं दास से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। नमस्कार सबको। हमारे साथ में हमारे साथी, हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा जी भी हैं। उनके भी कुछ सवाल हैं जो आज यहाँ पर वो डॉक्टर साईं से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बताइए, नई सरकार, नई उम्मीदें, तो ये नई उम्मीदें आखिर क्या हैं ग्रामीण भारत की, किसानों की? क्योंकि एक लंबा वक्त आपने दिया है इन्हीं लोगों के बीच में, अभी भी आप दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो हमारा आज की खेती और आज से 50 साल में बहुत अंतर आ गया है। बहुत ज़मीन होती थी किसानों के पास, बड़े बड़े किसान होते थे, फैमिली डिवीज़न हो गया, बढ़ते बढ़ते ज़मीनें, लैंड होल्डिंग बहुत कम हो गई है किसानों की। जब लैंड होल्डिंग कम हो गई है तो उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो हमारा गुजारा हो जाता था, जॉइंट फैमिली होती थी। आज के टाइम में लैंड होल्डिंग कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। और खेती के अंदर हमने जो किसानों को गांव में रखना है, तो उसकी खेती को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटानी पड़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बनानी पड़ेगी, और किसानों को एक फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के साथ चलना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होगी तो उसकी सारी की सारी डिमांड गांव के अंदर रहकर पूरी होगी। अगर नहीं करेगा तो वो क्या होगा, दूसरी चीज़ों को उसको निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है कि गवर्नमेंट किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे रूरल एरिया के अंदर, क्योंकि गांव का जब तक विकास नहीं होगा तो गांव का किसान गांव में नहीं रहेगा, तो उसके बच्चे माइग्रेट करेंगे शहरों के अंदर। जब गांव से माइग्रेट करेंगे तो शहरों पर भी प्रेशर पड़ेगा, और गांव की जो उनका मकान बना हुआ है वो खाली रहेगा और शहर में आएगा, तो जिससे क्या होगा कि उसकी जो फैमिली वहाँ रहेगी, ये यहाँ रहेगा, तो खर्चे भी बढ़ोतरी हो जाएंगी। अगर हम चाहें तो किसान की इनकम कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसी, जो किसान जो भी फसल लगाता है उसका फसल खरीद का एक सिस्टम बनाया जाए। क्यों? जैसे हम आज तक गेहूं और चावल को खरीदते आए हैं, तो किसान वो गेहूं और चावल लगाता है, लेकिन उससे इतनी इनकम नहीं हो रही उसकी। लंबी अवधि की फसलें हैं, जब वो सब फसलें लगाएगा, अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा, जो चीज़ बच जाएगी उसको मार्केट में बेचेगा। वो सब्जियां लगाता है। अब सब्जियों के लिए या फलों के लिए हमारा हिंदुस्तान के अंदर बहुत होती है, लेकिन वो क्या है, उनको प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट गाँव के अंदर होगी तो वहाँ प्रोसेस भी होंगी, हमारा जो है ना वैल्यू एडिशन होगा, लोग जो गांव में रहेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और साथ में उनकी जो सब्जी या वेजिटेबल है आसानी से बिक जाएंगी, वो गड़ने सड़ने से बच जाएगी। जिससे क्या होगा, अभी कई जिस कंट्री के अंदर ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रूरल एरिया में है, तो उनका विकास भी हुआ है, मार्केटिंग हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, और किसान उसको करने में हिचकिचाता भी नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें की जाएँ गवर्नमेंट की पॉलिसी में, गांव के अंदर वेयर हाउस बने, सपोज एक किसान ने फसल लगाई, जब फसल लगती है, जो समय आता है उस टाइम मार्केट में प्राइस डाउन हो जाता है। अगर उसी फसल को वो वेयर हाउस में रख करके किराए पर रख दे थोड़े दिन के लिए, जैसे पहले रखते थे, लाला लोग रखते थे मंडी के अंदर, और उसके बाद जब प्राइस बढ़ जाता था तो वो बेच देते थे। लेकिन आज, और उसके प्रति वो गवर्नमेंट उनको सॉफ्ट लोन देते। सपोज आपने 100 क्विंटल गेहूँ रखा, या 100 क्विंटल धान रखा, या 100 क्विंटल मक्की रखी है, दाल रखी, अगर 100 क्विंटल के बदले में उसको पैसा चाहिए, इतना बड़ा अमीर नहीं है किसान, तो उसके बदले सॉफ्ट लोन मिल जाए, जिससे कि जब उसकी फसल बिके, अच्छे दाम मिलते हों, जो कि गलत आ जाता है, गलत प्राइस डाउन हो जाता है, तो किसान पिस जाता है, कंपटीशन नहीं होता मार्केट में। तो अगर उनको एक तो लोन की सुविधा दी जाए, खरीदारी की सुविधा की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा की जाए, ताकि गांव का मटेरियल गांव में सेफ रहे, ट्रांसपोर्टेशन भी घटे, और साथ में सब जब जरूरत पड़े, आज की गवर्नमेंट जाने से फूड देती है, लोगों को फ्री फूड देती है,
अब फ्री फूड दे कोई बात नहीं, जो नहीं ले सकते, जो नहीं कर सकते, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला। हमें वर्क क्रिएट करने हैं। जब तक वर्क करके उनके एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो उसके लंबे समय तक ये काम फ्री देने का लोगों को, बल्कि फ्री देंगे तो वो बल्कि निकम्मे बन जाते हैं। कुछ लोग तो मजबूर हैं, उनके लिए ठीक है स्कीम, लेकिन जो हर एक को हम देंगे तो ये एक आदत उनके लिए रोज़गार में कन्वर्ट की जाए तो ये अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर दास, मेरा एक सवाल रहेगा कि पिछले 70 साल से, जब से 70 साल के ऊपर हो गए, बात हमेशा विकास की, गांव की ही बात कर रहे हैं। कहाँ पे सरकारों ने गलती कहाँ कर रही हैं, कोई समझ नहीं पा रही पॉलिसी लेवल पे, कि हम लगातार एक ही चीज़ पे, बिजली सड़क पानी पे ही बात करते आ रहे हैं। आज भी पेयजल की समस्या गाँव में दिखती है। पॉलिसी में कहीं से बदलाव किया जाए? पॉलिसी में क्या है कि हमने अर्बनाइजेशन को बहुत जोर दिया है। जितनी डेवलपमेंट हमने अर्बन में की है, अगर वही इंस्टीट्यूशन रूरल एरिया में होती तो रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। अब जितनी इंस्टीट्यूशन है अर्बन में हो जाती है, जितना विकास है अर्बनाइज हुआ है। और कभी कहा करते थे किसी भी देश का अगर विकास होना है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ माइग्रेशन नहीं होगा। अगर वहाँ के लोग वहाँ रहेंगे, अगर इंडस्ट्री गांव में लगेगी तो इंडस्ट्री के लोगों को फ़ायदा होगा, तो इंडस्ट्री के अराउंड भी डेवलपमेंट होगी, दुकानें खुलेगी, मार्केट बनेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो रूरल डेवलपमेंट इज़ मस्ट फॉर रूरल इंडिया में। जो आप भी आज भी कहते हैं ना, मोर देन 60 to 70% लोग हमारे गांव में रहते हैं और गांव के अंदर विकास नहीं है। और सबको शहर में आना पड़ता है, इलाज के लिए शहर में आना पड़ता है, एजुकेशन के लिए शहर में आना पड़ता है, या इंडस्ट्री लगती है तो शहर में आती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए शहर में आना पड़ता है। अगर इस तरीके से रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री का होगा, विकास होगा, सेक्टर गांव में काटो, वहाँ पर लोग रहेंगे, ताकि वहाँ साथ में मार्केट भी बनेगी, वहाँ पर इंडस्ट्री भी लगेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जिससे कि तभी देश का भला हो सकता है। जहाँ लार्जर पॉपुलेशन रहती है, लार्जर पॉपुलेशन इंटरेस्ट। सर, आपने उम्मीदों के बारे में बताया, आपने नीति में कहाँ दिक्कत आ रही है उसके बनने में ये बताया। तो अब बात आती है इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जिस तरह की नीतियाँ बनानी ज़रूरी है, उसके लिए चुनौतियाँ कहाँ पे हैं? देखिए, नीतियाँ चुनौतियाँ तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकते हैं। अभी तक हम सब सुविधाएं जो इंडस्ट्री लगाते हैं तो शहरों में देते हैं, पावर सब शहर में, इंडस्ट्री का लाइसेंस सब शहर में। अगर ये चेंज की जाए, दोज इंडस्ट्री विच आर पुट इन द रूरल एरिया, उनको इंसेंटिव मिलेगा तब होगा। जब तक उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो तब ये विकास नहीं हो सकता रूरल एरिया का। और ये पॉलिसी शिफ्ट करना ही पड़ेगा कि जब तक रूरल डेवलपमेंट के अंदर, रूरल के अंदर ही इंडस्ट्री लगे, सॉफ्ट लोन वहीं लगे मिले, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और साथ में अर्बनाइजेशन के कंसंट्रेशन भी ना हो। तो ये पोल्यूशन क्यों होता है? जब सब इंडस्ट्री एक जगह लग जाएगी तो पोल्यूशन भी बढ़ गया। द डिस्ट्रीब्यूशन, जो पोल्यूशन का एक कंसंट्रेशन हो जाती है ना, वो भी यही हो जाती है। अब देखिए, अब दिल्ली है, एक बड़े बड़े शहर में इंडस्ट्रियाँ या मॉल या एजुकेशन है, तो सब जितना पोल्यूशन व्हीकल का है इतना फार्मिंग कम्युनिटी का नहीं होता। पहले भी तो खेती करते थे लोग। अब क्या है, आप एक जितने एसी शहर में लगते हैं, एसी का पोल्यूशन, एरोप्लेन सभी शहर में उसका पोल्यूशन, कारें पोल्यूशन, इंडस्ट्री पोल्यूशन, पॉपुलेशन पोल्यूशन, सीवरेज पोल्यूशन, ये सारा जहाँ कंसंट्रेशन बढ़ती है तभी पोल्यूशन बढ़ता है। जब एक डिवीज़न हो जाएगा पूरे कंट्री के अंदर तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू होता है आज की डेट में। और एम्प्लॉयमेंट हम अपने आप अगर क्रिएट हो जाएगा, गाँव में रहेंगे तो उनको कम पैसे में भी उनका गुजारा हो जाएगा, तो भी सेटिस्फाई है। कनाडा की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, वहाँ पे जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे, जो वर्क फोर्स है, टोटल वर्क फोर्स का कहीं 5% होता है, कहीं 10% एग्रीकल्चर पे लगा होता है। इंडिया में शायद मोर देन 50% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ा इशू है पॉपुलेशन। हमारे पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट इशू। उन कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है। यूएसए का एक फार्मर 1000, 2000, 3000, 4000, वन मैन इज मैनेजिंग विद टोटल मशीन। मुश्किल से 2% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। पॉपुलेशन बहुत कम है, लैंड बहुत है।
हमारे लैंड होल्डिंग है नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब अच्छा दूसरा ये है, अगर हम हर आदमी चाहता है मैं ट्रैक्टर ले लूँ तो लोन से दब जाएगा। उनके टोटली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैकेनाइजेशन है, जो कि इंडिया के अंदर हमें अगर 100% मैकेनाइजेशन भी हो जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन उसको इंगेज कैसे करेंगे, उसको भी तो इंगेज करना है ना। एक घर में 4 आदमी हैं, 2 एकड़ लैंड है, अगर वो ट्रैक्टर ले लेगा तो ट्रैक्टर एक दिन चलाकर खेत खड़ा कर देगा। तो अगर चलाएगा, कोई खेती कोई होइंग करने जाएगा, कोई वीडिंग करने जाएगा, कोई सीडिंग करने जाएगा, तो वो भी इंगेज हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है कि लैंड होल्डिंग हमारी कम है, नंबर 1। नंबर 2 पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रेशर है। उन कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है, लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और वो तो कई बार ये भी कहता है कि खेती मत करो, और हमारे इस गुजारा नहीं होएगा। हमारी पॉपुलेशन 142 करोड़ है, हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ये भी सबसे बड़ा कारण है। कितने मर्जी कॉलेज बना लो, कितने बड़े मेडिकल कॉलेज बना लो, कितने हेल्थ इंस्टीट्यूशन बना लो, सबसे बड़ा इशू हमारा कंट्री के अंदर पॉपुलेशन भी है। इससे जुड़ा एक और सवाल ये है कि जो चाइना या इन सब के देशों की बात करें, वो लोग किसानों को सब्सिडी काफ़ी मात्रा में देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में जो फार्म सब्सिडी के नाम पे दिया जाता है, कि एक कहा जा रहा है, कई जानकार भी कहते हैं कि किसान को अगर ऊपर उठाना है तो सरकारों को सब्सिडी देनी पड़ेगी और सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। जो भारत में दिया जा रहा है अभी, जो मदद की जा रही है, उसको उसमें कितना बदलाव किया जाए ताकि किसान अपने पैरों पे और खड़ा हो पाए। पहले ये है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो मैंने कहा था कि जो कस्टम हायरिंग का सिस्टम होना चाहिए। जो छोटे किसान हैं, हर अपना छोटा किसान अपना ट्रैक्टर लेने के बजाय कर्जे में दबे, तो वो एक इंटरप्रेन्योर खड़े करने पड़ेंगे हमें, जो कि गांव की ज़मीन को चला दे, बीडिंग करवा दे या हैरोइंग करवा दे। दूसरा, चाइना जैसा कंट्री तो ऐसा है ना, वहाँ एक चलता है रूल। इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री। तीसरा, जो उनको रिक्वायरमेंट की चीज़ होती है वो पैदा करता है, वो जो कर उसको कहेंगे कि आपको हाइब्रिड राइस लगाना है तो हाइब्रिड राइस लगाएगा, आपको नॉन बासमती लेना तो नॉन बासमती लगाएगा। हमारे देश में ऐसा नहीं चल सकता। तो हमारे देश को एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर देखो सब्सिडी के सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कल्टिव कैसे घटाई जाए। जैसे हमारे इनपुट है, इनपुट पर हम बहुत बड़ा एग्रीकल्चर के जो इनपुट होते हैं, खास करके केमिकल जो यूज़ होते हैं, अगर इस पर भी जीएसटी हटाया जाए गवर्नमेंट का, तो जिससे उनको कुछ राहत मिल जाएगी। आजकल केमिकल बड़े कॉस्टली हैं, क्योंकि हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम है। आज के दिन में हम कितने भी कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, इस देश को हम नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से पूरे कंट्री को रिपेयर कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ चल सकती है जहाँ कंपल्सन है। जैसे हिल एरिया है, एक खेती एक क्रॉप लगानी है, या बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, बहुत जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, भाई अपने खाने के लिए मैं दवाई नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन जिसके पास 1.5 एकड़ लैंड है, उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ानी है, साल में 3 क्रॉप लेनी है, तो 3 क्रॉप लेने के लिए जब तक वो केमिकल एग्रीकल्चर इनपुट नहीं डालेगा तो उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाली और क्रॉपिंग इंटेंसिटी नहीं बढ़ने वाली। तो उसके लिए उसको क्या करना है हमें कि जितने हमारे इनपुट यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, उसके अंदर गवर्नमेंट जब सब चीज़ों में रेट करती है, सब्सिडाइज करती है, या तो ये सब्सिडाइज करे या इन पर जीएसटी टैक्स घटाए, क्योंकि जो भी ट्रेडर हो तो जीएसटी क्लेम कर लेते हैं, लेकिन किसान तो नहीं क्लेम कर सकता, तो उनको तो टैक्स अपनी जेब से देना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप जुड़े रहिए हमारे साथ गांव जंक्शन पर, ऐसे ही और मुद्दे, नई सरकार से नई उम्मीदें, उसकी चुनौतियां और इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर इसी तरह से हम आगे भी आपके सामने चर्चाएं करते रहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल पर आप गांव जंक्शन के जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको लगातार जो भी ताज़ा अपडेट है वो मिलते रहे। हमारी वेबसाइट गांव जंक्शन की, उसको आप सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा गांव जंक्शन का एक प्लेटफॉर्म जो एक मैगजीन है, मासिक पत्रिका है, उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सुझाव भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।